हम लोग क्लास 6 के इतिहास का चैप्टर 5 राजा राज तथा प्राचीन गणराज्य करने वाले हैं। चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसी से एमसीक्यू करेंगे। करेक्ट, कुछ लोग शासक कैसे बने? क्वेश्चन मार्क। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं। 50 नहीं, अब 75 वर्ष हो गया। किताब पुराना है इसलिए 50 लिखा हुआ है। अपने शासकों का चुनाव कैसे करते हैं? मतदान के जरिए। मतदान के जरिए हम सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? लगभग 3000 साल पहले कैसे बनते थे? तो लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या करते थे? यज्ञ करवाते थे। किस लिए? राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या करवाते थे? यज्ञ के रूप में। चुनाव उनाव का लफड़ा नहीं था उस समय। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। राजा क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ करता था। इसके लिए क्या करते थे? सबसे पहले घोड़े को छोड़ देता था। कुछ लोग रहते थे घोड़े के साथ और उसको स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अब क्या होता था कि अगर इस घोड़े को कोई दूसरा राजा रोका, अगर किसी दूसरे राज्य में घोड़े ने प्रवेश किया और किसी राजा ने रोक लिया, तो इसका सीधा सा अर्थ होता था कि वह राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर किसी ने घोड़े को जाने दिया, कोई कमज़ोर राजा होता था तो वो सोचता था कि जाने दो यार, इसके अधीन ही रह लेंगे। तो इसका अर्थ होता था कि राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। जिसने घोड़े को जाने दिया उसका अर्थ है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को शक्तिशाली मान लिया, और जिसने रोका उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था कि आओ तुम लोग कमज़ोर राजा लोग, और यज्ञ को देखो। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जो पुरोहित होते थे, जो यज्ञ करवाते थे, उन्हें उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में सभी आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा कर रहा है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, तो ऑब्वियस है कि राजा का मुख्य स्थान होगा। कहाँ पर बिठाएंगे राजा को? या तो राज सिंहासन में बिठाया जाता था, या बाघ की खाल के हुए एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था राजा को। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। ऑब्वियस है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी है वही उसका दोस्त होगा, लेकिन यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। लेकिन यज्ञ के अवसर पर सारथी को बुलाया जाता था और कहता था राजा कि अरे हमने जो जो विजय की है, हमारे जो जो गुण हैं, उसका तुम गुणगान करो सबके सामने। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे मोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। सिर्फ राजा ही नहीं, जबकि रानियों और पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और अन्य सारे आमंत्रित राजा क्या करते थे? सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करता था। क्या करता था पुरोहित? पवित्र जल की छिड़काव करता था, और उसके बाद ही अनुष्ठान। कोई भी पूजा होता था सबसे पहले पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद ही अनुष्ठान होता है। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। विष और वैश्य लोग क्या करते थे? उपहार लाते थे, और फिर भी उनको पुरोहित शूद्र मानते थे, और कई अनुष्ठानों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कौन कौन सा था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबको पता होना चाहिए। ये 4 वर्ग थे उस समय। काम क्या था इन चारों का? ब्राह्मण का काम क्या था? अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा, पढ़ाएगा और यज्ञ करवाएगा, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था, पैसे मिलते थे। आज भी पूजा कराने पर पंडितों को पैसा मिलता है। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, युद्ध करके लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम क्या था? खेती, पशुपालन, व्यापार। 3 काम दिया गया वैश्य का, खेती, पशुपालन, व्यापार। शूद्र का क्या काम था? अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। महायज्ञों को करने वाले राजा जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। ऑब्वियस है कि अब राजा कहाँ रह गया? राजा तो साधारण राजा का, अश्वमेध यज्ञ कर लिया राजा, अब किसका राजा माना जाएगा? जनपद का राजा माना जाएगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन की बसने की जगह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन की बसने की जगह, यानी लोगों की बसने की जगह।
पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों खुदाई की है। जनपद जो होता था उसकी खुदाई की है। और कहाँ कहाँ की है? दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसीनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। कहाँ कहाँ? दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे और चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इतने सारे फसल उगाते थे। चित्रित धूसर पात्र क्या था? चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में क्या क्या मिला? ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली है। ये पात्र बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। किसके लिए? इन चित्रित धूसर पात्रों का उपयोग क्या था? भोजन परोसने के लिए। किसको? महत्वपूर्ण लोग, जो खास वीवीआईपी लोग आते थे, उनको चित्रित धूसर पात्र में भोजन परोसा जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरातत्वों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में कुछ विशेष बर्तन थे जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में हैं। दो तरह से है, इनमें सरल रेखाओं के रूप में भी है और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में भी। अब आते हैं महाजनपद पर। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए उन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपद की एक राजधानी, कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी। बहुत सारी राजधानी थी जिनको किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। कहाँ पर किलेबंदी की गई थी? राजधानी में। किसके? लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। क्यों निर्माण किया? राजाओं को, राजा लोग सोचा कि आक्रमण कर देगा कोई, इसलिए बड़ा बड़ा किला बनाते हैं। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। और कुछ लोग एमी विशाल, ऊंचा और प्रभावशाली दीवार खड़ा कर दिया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, समृद्ध हैं और हमारे पास, हम शक्तिशाली हैं, तो हम बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर देंगे। इस तरह किले से के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इससे क्या होता था कि लोगों पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करेंगे तो ऑब्वियसली ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ेगा। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। बहुत सारी स्त्री, बहुत सारे पुरुषों ने और छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया था उन राजाओं ने, कमीनों ने। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। हाँ भाई, संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी ही। कौशाम्बी किले की दीवार आधुनिक इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। कहाँ मिला है? कौशाम्बी किले की दीवार जो है सो ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब राजा सेना रखने लगे थे। राजा समृद्ध हो गया, राजा सेना रखने लगा। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। नियमित वेतन देने लगे लोग, और कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। मतलब कुछ का भुगतान, सिपाहियों का जो भुगतान होता था, वेतन, वो आहत सिक्कों के रूप में देने लगे। महाजनपदों को राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। महाजनपद का राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अतः महाजनपदों के राजा के द्वारा लोगों समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर, तो सिर्फ महाजनपदों की जो राजा है कर्मचारी रखने लगे, बड़ी सेना रखने लगे, तो उन्हें अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो क्या करने लगे वे लोग? कुछ काम करने लगे, जैसे कि नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर कर लगा दिया राजाओं ने, कारीगरों के ऊपर कर लगा दिया, पशुपालकों और को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। ज़्यादा सेना रखेंगे, कर्मचारी रखेंगे तो कर बढ़ाना पड़ेगा। वही होता है आज भी। कृषि में परिवर्तन हुआ इस युग में। क्या हुआ इस युग में? कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला आया कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाने लगा। फसलों की उपज बढ़ गई। लोहे के फाल बने तो फसलों की उपज ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। अब दूसरा ये हुआ कि धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाए जाने लगे, जो आज भी उपजाया जाता है। धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया और पहले की तुलना में पौधे ज़्यादा जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार क्या होने लगा? ज़्यादा होने लगा।
अब निरीक्षण करते हैं हम लोग सूक्ष्म। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गई। कितने सालों के भीतर? 200 सालों के भीतर। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन कौन सी नदी गंगा और सोन किस कहाँ से होकर बहती थी? मगध से होकर। इससे क्या होता था कि जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा थी गंगा और सोन। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। एक हिस्सा क्या था? जंगल से भरा था। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता है। किसको? हाथी को। कहाँ से? मगध का एक भाग जंगलों से भरा था और यहाँ पर हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित करते थे, ट्रेनिंग देते थे और सेना के काम में लगा देते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। क्या क्या? घर बनाते थे, गाड़ियाँ बनाते थे और रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में मगध में ही लौह अयस्क की खदानें भी थी, जहाँ से और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए हमको लोहा मिल जाता था। मगर दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। दो शक्तिशाली कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। साम दाम दंड नीति। कौन कौन दो शासक? बिंबिसार और अजातशत्रु। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। 3 शासकों का जिक्र हो गया। कौन कौन सा भैया? तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। महापद्मनंद का एक खूबी थी, इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। उसके बाद है कि बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी। राजगृह शुरू में भी बिहार की राजधानी थी, उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। यानी बिहार की 2 राजधानी, पहला राजगृह यानी राजगीर आधुनिक, बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना। पहली राजधानी राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र। 300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी किनारे तक पहुंच गया। सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि भैया नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सकेंगे? क्योंकि उनको लगता था कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इसलिए सिकंदर की सेना ने कहा कि हम नहीं सकेंगे भैया। वज्जी, मगध एक शक्तिशाली राज्य था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के अलावा एक और राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते थे। वज्जी में कौन सी शासन व्यवस्था थी? गण या संघ की व्यवस्था थी। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण या संघ में क्या होता था कि सभी शासक होते थे और प्रत्येक संघ का एक राजा होता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभी राजा मिलकर कोई भी अनुष्ठान को करते थे, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना है। सभी लोग आपस में मीटिंग करते थे और ये निर्णय लेते थे कि क्या करना और कैसे करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। 3 लोग हिस्सा नहीं ले सकते। कहाँ? गण या संघ की सभाओं में 3 लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? स्त्रियां, दास और कमकार। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है। वज्जी संघ का वर्णन कहाँ लिया गया? दीघ निकाय से। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। दीघ निकाय में क्या है? बुद्ध के व्याख्यान। यह 2300 साल से पहले लिखा गया। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसको भेजा? वत्सकार को। किसने? अजातशत्रु ने भेजा। किसके पास? बुद्ध के पास। बुद्ध ने उनसे पूछा, किससे पूछा? वत्सकार से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है। बुद्ध ने पूछा वत्सकार से कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती है। उन्होंने कहा, उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। तब वो कहा, वत्सकार ने कहा कि हाँ ऐसा होता है। तब बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभा करेंगे। जब तक वे पूर्ण और नियमित सभा करेंगे तब तक उन्नति करेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तब भी उन्नति करेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। वज्जीवासी तब भी उन्नति करेंगे। बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तब भी उन्नति करेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे तब उन्नति करेंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। शहर और गांव में जितने चैत्य हैं उनका क्या करेंगे? रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तभी उन्नति कर पाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे
कई सत्तर राजा वज्जी के संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, किसने किया, गुप्त शासकों ने आक्रमण करके गण और संघ को शामिल कर लिया। अब आते हैं 30 MCQ में। पहला सवाल है कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े को रोकने का अर्थ क्या था। पढ़ चुके हैं आप लोग। घोड़े का रोकने का मतलब है युद्ध करना, युद्ध की चुनौती देना, सी नंबर। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ में पुरोहितों को क्यों बुलाया जाता था, घोड़ा पकड़ने के लिए नहीं, यज्ञ की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, हाँ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया कराने के लिए बुलाया जाता था। आसान है। यज्ञ में किसे राज सिंहासन में बिठाया जाता था, ऑब्वियस है राजा को बिठाया जाएगा भैया। अश्वमेध यज्ञ में कौन लोग उपहार लाते थे, सामान लोग, जैसे विष और वैश्य। हालांकि राजा भी थे तो केवल राजा होगा नहीं ना। चित्रित धूसरपात किस बात का संकेत देते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहारों की पहचान, विशेष लोगों को भोजन परोसने के लिए उपयोग। हम लोग पढ़ चुके हैं कि विशेष जो वीवीआईपी लोग थे उन लोग को भोजन परोसा जाता था। महाजनपदों की राजधानी के चारों ओर क्या बनवाया गया था, तालाब, नहर, कुआं, किला बनवाया गया था भैया, किला था किला। अच्छा वाले महाजनपद के राजा ऋग्वेदिक राजाओं से किस तरह भिन्न थे, वे यज्ञ नहीं करते थे, वे कर वसूलते थे, वे युद्ध नहीं करते थे, वे उपहार नहीं लेते थे। तो महाजनपद के राजा ऋग्वेदिक राजाओं से की तरह ऋग्वेदिक राजा कर नहीं लेते थे और महाजनपद राजा कर वसूलते थे। वो बहुत तरह के कर कारीगरों पर लगा दिया था, पशुपालकों पर लगा दिया था। महाजनपद राजा अब किन पर निर्भर नहीं रहते थे, सेना पर, करों पर, उपहारों पर, पुरोहितों पर। सिर्फ उपहार पर नहीं रहते थे, कर भी लगा दिया था। पहले सिर्फ उपहार पर, लेकिन सोचा कि अब बड़ी सेना रखने लगे, कर्मचारी रखने लगे, तो उपहार से नहीं काम चला, अब कर लगा दिया था उन्होंने। आज के किसे दिया जाता है, पुरोहितों को, सैनिकों को वेतन के रूप में, व्यापारियों, किसानों को। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सैनिकों को वेतन के रूप में आहत सिक्के दिए जाते थे। अरे सवाल है वज्जी संघ की शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी, एक राजा, तानाशाही, गणराज, वंशानुगत राजशाही। तो गणराज इसका गण या संघ हम लोग पढ़े थे। अच्छा वाले तो वज्जीराज की राजधानी कहाँ थी, याद कीजिए, वज्जीराज वैशाली। अगला सवाल है बुद्ध के अनुसार वज्जियों की उन्नति किस पर निर्भर थी, यज्ञ करने पर, युद्ध जीतने पर, सभाएं करने पर, मिलजुल कर रहने पर। सभाएं करने और मिलजुल कर रहने पर बोला था किसने, बुद्ध ने। किसको, वस्कार को। वस्कार किसका मंत्री था, अजातशत्रु का था। अजातशत्रु ने किस संघ पर आक्रमण की योजना बनाई थी, वज्जी संघ पर आक्रमण की योजना बनाई थी। महाजनपदों को राजा अब किस प्रकार की सेना रखने लगे थे, अनियमित सेना, श्रमदान वाली सेना, नियमित वेतन वाली सेना या केवल घुड़सवार सेना। तो नियमित वेतन वाली सेना रखने लगे थे, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जिसको आहत सिक्के दिए जाते थे। खेतों में धान उपजाने की नई विधि क्या थी, केवल बीज छिड़कना, जुताई करना, पौधों को रोपण, पानी भरना। तो पौधों को रोपण होता है, सिर्फ पौधों का बीज छिड़क देने से नहीं होगा, पौधों का रोपण होता था। चित्रित धूसरपातों पर किस प्रकार की चित्रकारी थी, फूलों की आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, पशु चित्र, राजा की छवि। तो चित्रित धूसरपातों पर ज्यामितीय आकृतियाँ थी, हम लोग पढ़ चुके थे, सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियाँ थी। अलग वाले की मगध की राजधानियाँ कौन कौन थी, कौशाम्बी, अतरंजी, कड़ा, वैशाली, राजगिरी। राजगिरी और पाटलिपुत्र। तो राजगिरी और पाटलिपुत्र, सबसे पहले राजगिरी यानी आधुनिक राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना को बनाया गया था। अगले वाले सेना में हाथियों को उपयोग क्यों किया जाता है, सजावट के लिए, हल जोतने के लिए, लड़ाई में शक्ति बढ़ाने के लिए, लकड़ी ढोने के लिए। तो लड़ाई में शक्ति बढ़ाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। अगले वाले मगध क्षेत्र में किस प्रकार की खदानें थी, लोहे की थी भैया, औजार बनाया जाता था, समझिए बात को। अगले वाला कि महापद्मनंद ने अपने राज्य के विस्तार कहाँ तक किया, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत तक, केवल मगध। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत तक विस्तार किया था। अगला सवाल है राजा की विजय के गान कौन करता था, पुरोहित, सारथी, वैश्य, रानी। तो राजा की विजय के गान सारथी करता था, हम लोग देख चुके हैं, सारथी करता था। अगला सवाल है कि जनपद शब्द का अर्थ क्या है, राजा की जगह, सेना के क्षेत्र, लोगों को बचने की जगह। यही सी हमारा आंसर है, लोगों की बचने की जगह जनपद शब्द का अर्थ है। अगला सवाल है पुरोहित किस वर्ग से संबंधित होते हैं, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य। तो पुरोहित पूजा कौन करवाएगा भैया, तो ब्राह्मण करवाएगा ना, वही सिस्टम बना कर रखा है ब्राह्मणों ने। शूद्रों को किस बात से वंचित रखा जाता था, खेती से, यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने से, युद्ध करने से, कर देने से। कर तो लेगा ही लेगा, यज्ञ अनुष्ठान में भाग नहीं लेने दिया जाता था।
अगला सवाल है दीघ निकाय क्या है? एक शहर, एक बुद्ध का व्याख्यान ग्रंथ, बुद्ध का व्याख्यान ग्रंथ है दीघ निकाय, जिसमें वजी संघ का उल्लेख है, अजातशत्रु उसके मंत्री वशिष्कार का। चित्रित धूसर पात्र मुख्य संघ के होते हैं, हरे, नीले, धूसर, लाल। धूसर और लाल भी होते थे, लाल भी ऑप्शन में नहीं देना था। वह वजी संघ में इसमें क्या भूमिका थी? कोई भूमिका नहीं थी, सभा में भाग नहीं ले सकती थी, सीधे सीधे बात है। कौन कौन? स्त्रियां और कमकार। अजातशत्रु ने किससे बुद्ध के विचार पूछे? वशिष्कार, इसका सही उत्तर है। उसके बाद महाजनपद राजा ने किले बंदी को क्या था? युद्ध से बचाओ। अंतिम सवाल है कर संग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी? किला बनाने और सेना बनाए रखने के लिए। यह था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।